Hello and welcome to Income Tax Gurukul. So we are going to discuss now today income from house property. This will be our first lecture. उसके हिसाब से हम बाकी के लेक्चर्स भी इसमें करेंगे. So as usual हमेशा की तरह पूरा हम लॉजिकली विद प्रैक्टिकल विद कंसेप्ट विद एग्जांपल हम इनको समझेंगे और जो भी हम प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और क्या उनमें मेजर दिक्कतें आती हैं, क्या उसमें मेजर चेंजेस हैं, वो सब चीजें हम पूरा डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे बट विद एग्जांपल. सो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो एज यूजुअल कोई भी सेक्शन जो भी इनकम का हेड है उसमें सबसे पहले आता है चार्जेबिलिटी सेक्शन. सबसे पहले चार्जेबिलिटी सेक्शन ही आता है और उसमें हमें ये देखना है कि व्हाट आर द लॉजिक फॉर द चार्जिंग के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग के लिए बेटा इसमें दो चीजें दी हुई है जो मेन है. उसमें पहले तो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो लैंड बिल्डिंग अपार्टमेंट देयर टू, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. और दूसरी बात तो कंडीशन द एसएससी इज द ओनर, दिस इज द सेकंड कंडीशन. अब इसके अलावा कुछ आपको पता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट गोइंग इनटू डिटेल हमें दो चीज यहां से पता चल गई. द फर्स्ट थिंग दैट वी नो द फर्स्ट थिंग दैट वी नो एज there should be some property building और लैंड. लेकिन इसमें बिल्डिंग और लैंड में दिक्कत नहीं आती, ये साथ में एक वर्ड दे रखा है ना, अपार्टमेंट, दैट इज द मेजर कंसर्न. अपार्टमेंट देयर टू, जहां पे हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा. एंड द सेकंड थिंग दैट कम्स टू द ओनरशिप. दैट इज द टू मेन बेसिक कंसेप्ट. अब पूरा हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे. तो बेटा सबसे जो मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि बिल्डिंग, और जैसे हम देखते हैं ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी से इनकम आती है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए. चार्जिंग सेक्शन जो 28 है इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, इन द सेम वे कैपिटल गेन में देयर शुड बी कैपिटल एसेट, देयर शुड बी ट्रांसफर, there are some conditions that need to be satisfied, then only you can charge those income under that particular head. Income from house property, in the same income from other sources, what are the every section का चार्जिंग सेक्शन रहता है. तो इसमें भी ये बात कंफर्म हो गई कि जो बिल्डिंग और ओनरशिप है वो सब ओनरशिप होनी चाहिए और देयर शुड बी सम बिल्डिंग. और उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शन बात करते हैं. अगर मान लो कि वो बिल्डिंग है को अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज किया उसने, तो उससे जो इनकम आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में आएगी. दीज आर द एक्सेप्शंस. अगर मान लो कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दी, तो ये रेंट पे अगर दे दी हाउस प्रॉपर्टी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, रेंटल इनकम आएगी और रेंटल इनकम विल बी चार्ज अंडर हाउस प्रॉपर्टी. बट आप ये बिजनेस करते हो, अगर ऐसे लेट आउट करने का आपका एक, दिस इज यू आर इन दिस लाइन, यू आर डूइंग दिस बिजनेस, देन दिस रेंटल इनकम विल नॉट बी एचपी, दिस विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. दैट इज द मेजर कंसर्न, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. सो अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे एक चीज तो आ गई जो एक्सेप्शन है. फर्स्ट थिंग, अगर एसएससी ने प्रॉपर्टी यूज किया किसके लिए? खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो पीजीबीपी में आएगी. और लेटिंग आउट का एक बिजनेस है उसका खुद का, तो वो भी उसका लेटिंग आउट जो भी उसका इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में कंसीडर हो गई. अब जो कंडीशन हमने दो कंडीशन डिस्कस की है उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या उसमें नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड. ठीक है भाई, बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू. तो देखो बिल्डिंग के अंदर ये नहीं है कि आपका घर, जैसे हम लोगों का एक मेजर कंसेप्ट क्या रहता है कि जब रेंटल इनकम आती है तो हाउस प्रॉपर्टी, तो मतलब रेंटल इनकम आने के लिए देयर शुड बी सम रेजिडेंशियल हाउस. हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कोई रेजिडेंशियल हाउस होगा तभी हमारी प्रॉपर्टी कुछ इनकम आएगी, रेंटल आएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा. वो बात सही है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा, बट रेजिडेंशियल का मतलब ये नहीं है, जो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है. रेजिडेंशियल के अंदर उसमें फैक्ट्री भी, जो इसमें लिखा हुआ है, फैक्ट्री के साथ साथ ऑफिस भी,
शॉप्स भी, गोडाउन भी, और कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, मान लो आपके पास एक कमर्शियल शॉप है, आपने वो किसी कमर्शियल किसी को रेंट पे दे दिया, तो वहां से इनकम आने वाली रेंट, जैसा नहीं आप रह नहीं रहे वहां पे, तो ऐसा मतलब नहीं कि आप रेजिडेंशियल है तो तब भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस, नो, बिल्डिंग के अंदर, तो बिल्डिंग की डेफिनेशन दे रखी है, बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री भी आती है, ऑफिस भी आता है, शॉप भी, गोडाउन भी, सब बहुत आती है। तो लैंड अपॉर्चुनिटी इसका मतलब क्या है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ आए तो प्लीज, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं यहाँ से देखो, अगर कोई भी मुश्किल जो चीजें कंसेप्ट समझना, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये सब चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। तो फर्स्ट थिंग कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज लैंड अपॉर्चुनिट, इसका मतलब ये लैंड कनेक्टेड बिटवीन द बिल्डिंग। देखो अगर आपने एक बिल्डिंग है आपके पास, उस या फिर मान लो कि एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, हम पार्किंग भी रखते हैं, क्योंकि जिसने हमको जो हमने गाड़ी सेल जो हमने शॉप सेल की, तो उसके ओनर के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक पार्किंग स्पेस भी होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है ना, पार्किंग स्पेस से भी हमें इनकम रिसीव होती है, उस पार्किंग स्पेस से। तो वो पार्किंग स्पेस की इनकम भी आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में नहीं आएगी, किसी हेड में नहीं आएगी, दैट विल कम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो लैंड अपॉर्चुनिटी में लैंड कनेक्ट विद द बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ कौन सी लैंड कनेक्ट है? गार्डन भी हो सकता है, गैरेज भी हो सकता है, और कार पार्किंग का भी एरिया हो सकता है, रोड कनेक्टिंग वन डिपार्टमेंट विद अनदर डिपार्टमेंट, प्ले ग्राउंड हो सकता है, बेनिफिट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्ले ग्राउंड भी तो बना सकते हैं ना। आपका एक बहुत बड़ा बिल्डिंग को ऑफिस का कॉम्प्लेक्स, उसमें आपने प्ले ग्राउंड बना दिया, वहां पे अपने क्वार्टर्स भी बना दिए अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस जो कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें उसका प्ले ग्राउंड वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो अब आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे सर आपने बात तो सही कह दी, तो इसका मतलब क्या हम ऐसे मान लें कि बिल्डिंग तो हमने वो सब कर दी कि वैकेंट प्लॉट है, जो वैकेंट प्लॉट है, और उसको हमने मान लो इस प्लॉट को किसी को दे दिया रेंट पे, ठीक है कि भाई ये प्लॉट है मेरा, इसको आप, कई लोग कैसे क्या करते हैं ना, जैसे एक प्लॉट पड़ा है उनका और पास में मान लो कोई क्रशर की कोई फैक्ट्री है, तो क्रशर की फैक्ट्री वालों को दे दिया, या फिर किसी में कार की फैक्ट्री है कोई, और मेरा वैकेंट प्लॉट है, ठीक है आप अपने जो नए व्हीकल्स आते हैं आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, तो वहां से जो रेंट आएगा, तो क्या हम उसको भी हाउस प्रॉपर्टी में नए, दैट, इसके अंदर सबसे मेन बात देने वाली, ध्यान रखने वाली बात ये है कि लैंड अपार्टमेंट्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग। जब वैकेंट प्लॉट है उसमें कोई बिल्डिंग है ही नहीं, उसमें कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो आप उसको उसमें कंसीडर नहीं कर सकते। तो होप करता हूं कि मैं आपको लैंड अपार्टमेंट देयर टू का मतलब समझ में आ गया, और बिल्डिंग का भी मतलब समझ में आ गया। देखो आगे ही मैंने देखो इसमें टिक मार्क करके रखा, रेंटल इनकम ऑफ वैकेंट प्लॉट, जो बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है वो चार्जेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो कहां पे चार्ज होगा फिर, या तो पीजीबी पे आया या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो मैंने आपको यहाँ पे समझ में आया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो, मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, ओनरशिप की। देखो ये ओनरशिप का ना बहुत ही लफड़े वाली चीज है, ओनरशिप में बहुत झंझट रहता है कि ओनरशिप को डिसाइड करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम में पढ़ा कि किसके नाम पे क्लबिंग करेगी, वहां पे भी एक ओनरशिप का कंसेप्ट, वहां पे भी मैंने आपको मेंशन किया था सेक्शन 27 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम डिस्कस करें, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ओनरशिप से पहले हम बात करते हैं, कई तरह की ओनरशिप रहती है। जैसे एक तो एसएससी मस्ट बी द ओनर, दिस इज द कंडीशन, ये एक कंडीशन है कि एसएससी मस्ट बी द ओनर, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओनर इज द पर्सन हु रिसीव द इनकम फ्रॉम द पर्सन एट हिज ओन राइट। तो जो जिसको भी आप रेंट दे रहे हो, तो उसको जिसको भी आप रेंट दे रहे हो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ओनर। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरा, ये आप भी आराम से पढ़ सकते हो, ये मैं आपको नोट्स फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा, और ये सब जगह हैं, आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आईसीआईसी के स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, आपको इनकम टैक्स एक्ट में मिल जाएंगे, एवरी प्लेस यू विल गेट। बट हमें एक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि आपने भी देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है, आप टू द बुक नहीं चल सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है कि जैसे आपने एक हाउस खरीद लिया, और उसका सिर्फ आपने एग्रीमेंट किया है, और वो हाउस की कीमत थी मान लो 50 लाख, और आपने पैसे भी पे कर दिए, यू पेड द मनी, यू आर द बायर ऑफ द हाउस। बट व्हाट हैपेंड ना, ड्यू टू सम रीजन द रजिस्ट्रेशन, ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द दिस हाउस डिडंट टुक प्लेस। तो देखा जाए लीगली
आप ओनर हो कि नहीं? पहले आप खुद से पूछिए, बताइए आप मुझे, क्या आप ओनर हो या नहीं इस हाउस के? तो आप सीधे कहोगे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, बेशक हमने पैसे दे दिए, तो ओनर लीगली देखा जाए तो हम ओनर नहीं है। लेकिन अगर आपको कंसीडर करना है इनकम फ्रॉम हाउ प्रॉपर्टी, आपको कैलकुलेट करना, आपने घर की पोजीशन मिल गई है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड, इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस केस में भी आपको ओनर मान लिया जाएगा। तो देखो ओनर की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट के हिसाब से अलग अलग है, अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से अलग अलग है। तो जो सेक्शन 22 के प्रोविजन के हिसाब से ओनर का क्या मतलब है वो बताया गया है। तो ओनरशिप के अंदर बेटा दूसरी बात, लीज होल्ड राइट और फ्री होल्ड राइट। फ्री होल्ड राइट में अपना आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, वो तो है ही। तो लीज होल्ड राइट, अगर मान लो कि आपको लीज पे कोई प्रॉपर्टी मिल गई, लीज पे जो प्रॉपर्टी मिल गई, तो आपके पास लीज होल्ड राइट है, बट यू आर नॉट द ओनर, तो उस केस में भी जो इनकम आएगी दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद डीम्ड ओनरशिप भी कंसेप्ट होता है, जो डीम्ड ओनरशिप के पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पैरा में। लेकिन एक बार जस्ट आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं डीम्ड ओनरशिप के बारे में, मैंने पहले भी पढ़ा है, दैट वी हैव रेड वेयर इन इनकम फ्रॉम क्लबिंग ऑफ इनकम। उसके अगर आपको नहीं पता तो प्लीज, एक मैंने अलग से पूरी सीरीज बना के रखी इनकम फ्रॉम इनकम क्लबिंग ऑफ इनकम में, वहां पे आप जाके उसके पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसमें पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैंने बताया हुआ है। तो डीम्ड ओनरशिप में क्या होता है, जैसे जल्दी जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक मिस्टर ए है और उसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कर दी, मिसेज ए के नाम पे, और विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिकेट, काफी नहीं था वो कंसिडरेशन, तो विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन वो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर दी मिसेज ए को। अब मान लो इस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, तो उसको रेंटल इनकम आ रही है, किसके नाम पे आएगी रेंटल इनकम? मिसेज ए के नाम पे आएगी। तो जो ये रेंटल इनकम आएगी ना बाबा, ये ए की इनकम नहीं मानी जाएगी, मिसेज ए की इनकम नहीं मानी जाएगी, ये मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। तो देखा जाए तो एज पर डॉक्यूमेंट मिसेज ए इज द ओनर, करेक्ट, लेकिन डीम्ड ओनर मान दिया जाएगा किसको? मिस्टर ए को। मिस्टर ए विल बी कंसिडर एज डीम्ड ओनर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद the SSC must be the owner of the house property. Okay, the person who own the building need not also be the owner of the land upon which it stand. अभी ये भी देखो, कई बार लोग क्या करते हैं ना, जेडीए कर लेते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके इसी में मेरे चैनल पे ढूंढ के देख सकते हो, या फिर मैं आपको होगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि एक बंदे ने क्या किया, मान लो कि उसने एक पीस ऑफ लैंड है, मान लो, ठीक है, इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर उस भाई साहब ने एक घर बना दिया, और ये डिसाइड किया कि कुछ परसेंटेजेस जो घर बनाने के, मान लो उसने बनाए कितने, उसने बना दिए उसने बनाए 50 फ्लैट्स, और 50 फ्लैट बनाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये 50 फ्लैट्स हैं, ये पूरे के पूरे उसी के रहेंगे, पूरे के पूरे उसी के नहीं रहेंगे, तो ओनर्स को, जो लैंड का मालिक है ये, और कुछ उसको मिलेगा। तो देखा जाए तो लैंड का मालिक तो कोई और ही था, बट फ्लैट में से मान लो 50% लैंड मालिक को मिल गए, 50% जो बिल्ड डेवलपर था उसको मिल गए। तो इसके लिए ये कहा गया बेटा कि कोई भी बिल्डिंग है उसके अंदर हु इज द ओनर, लैंड का ओनर डजंट मैटर, land the owner doesn't matter, the person who owns the building will be taxable in the hand of, in his hand. Second thing, SSC must be the owner during the previous year. It is not material where he is the owner in the assessment year. What happens sometimes, like just for example, I will explain you everything. In one of the financial year, take in the financial year 1819 financial year, one person has received 10 lakh as rental income. In next year, so this is the financial year, then he, this person sold the property, ये प्रॉपर्टी सेल किया। अब इसका नेक्स्ट ईयर आएगा जो 1920 असेसमेंट ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं? तो अब ये बोलेगा कि मैं तो ओनर ही नहीं, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिंपल सिंपल ऐसे लिखा हुआ है कि एसएससी मस्ट बी द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ओनर कौन है, आपने पैसे कमाए, आपने रेंट लिया है, आपने बेचा, उसको कुछ नहीं कहा, उस साल की इनकम तो आपके नाम पे आ जाएगी। और कई बार क्या होता है ना कि
प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट रहता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम की है, उस केस में भी किसके नाम पे डिस्प्यूट है और कोर्ट में केस चल रहा है और डिसीजन अभी तक पेंडिंग है, क्या हम इनकम टैक्स ऑफिसर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या वेट करेगा कि चलो कोर्ट डिसाइड करे? कोर्ट डिसाइड कर रहा है 10 साल में, क्या तब तक डिपार्टमेंट वेट करेगा? नहीं, कोई वेट नहीं करने वाला। वो सिंपल सी बात है, जिसके हाथ में इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, जिस किसी भी आदमी के हाथ में, उसी के हाथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझे कि हाँ इसको टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे करेगा और वेट करेगा, उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तब तो फिर जो साल में जो उसकी इनकम कमाए जिसके हाथ में आएगी उसके हिसाब से टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, डोंट हेजिटेट, आप उसको कमेंट में लिखिए। उसके बाद हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट की और एरियर ऑफ रेंट की। व्हाट हैपेंस ना, एक फिर से एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से लेके आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इसके अंदर एक आदमी ने 1 लाख पर मंथ के हिसाब से रेंट डिसाइड किया, तो टोटल उसको रेंट आना चाहिए था कितना? 12 लाख। बट भाई साहब को आया कितना? सिर्फ 10 लाख। बाकी का जो 2 लाख का रेंट था वो रियलाइज ही नहीं हुआ, अनरियलाइज हो गया, वो मिला ही नहीं उसे। और उसने फिर क्या किया, 31 मार्च 2021 को प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब वो उसका मालिक भी नहीं है। अब मान लो कि भाई उसकी किस्मत अच्छी थी और 2022-23 में उसको बाकी के जो 2 लाख थे वो मिल गए वापस, रिसीव्ड हो गया, उसको एरियर मिल गया उसको। तो उस केस में जब ये 2 लाख रुपए उसको वापस मिल गए, तो अब चार्जिंग तो होगी। अब कब चार्जिंग होगी, कैसे चार्ज करेंगे, कैसे पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो एक अलग इश्यू है, मैं उसके लिए वो नहीं, उसके हम पूरा डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके बताया। बट ये बात तो है कि अगर रिकवरी होती है अनरियलाइज्ड रेंट की और एरियर ऑफ रेंट की, ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी नॉट रेलेवेंट, उस टाइम पे आपकी ओनरशिप है या नहीं उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस साल का रेंट आपको एरियर मिला है उस साल आपकी ओनरशिप थी, तो किसी भी साल में आपको मिले आपको रेंट पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल एज इट इज। और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और हम ऐड कर लेते हैं, तब तक इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। एक छोटी सी चीज जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है, जैसे आप देखोगे कि एनसीआर है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर या बॉम्बे जैसे जहां पे प्रॉपर्टी की बहुत कीमत रहती है बेटा, तो वहां पे क्या करते हैं ना, जैसे किसी के मान लो एक पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक पीस ऑफ लैंड है, या फिर ये मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, या फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसने। ठीक है, ये उसकी बिल्डिंग है और उस भाई साहब ने इस बिल्डिंग में कई फ्लोर बनाए हुए हैं, और उसने क्या किया, सब फ्लोर्स पे उसने घर बना के रखे हुए और वो उसने रेंट पे ही देता है। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो अभी उसको रेंट पे नहीं दे सकता, वो संभाल नहीं सकता, उससे मेंटेन नहीं हो रहा, उससे कुछ हो नहीं रहा, मेंटेन नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने, जो कि इसका ओनर है, ठीक है, इसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी मिस्टर वाई को और कहा कि आप मुझे 5 लाख ईयरली दे दीजिए। तो हमारे पास ये है कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, ओनर होना चाहिए, ठीक है, तो 5 लाख तो किस में आ जाएगा भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब ये मिस्टर वाई, यहाँ पे खेल शुरू होता है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, मिस्टर वाई जो वाई है उसको फर्दर सबलेट करता है। सबलेट मतलब फिर से उसको किराए पे चढ़ा देता है और वहां से उसको रेंट आता है मान लो कि 7 लाख। अब ये मिस्टर वाई भी बोलेगा कि सर मुझे 7 लाख का रेंट आया, तो क्या मैं इसको सबलेटिंग की मैंने? तो डिपार्टमेंट बोलेगा बेटा बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग तो है सर, कंप्लीट है, बिल्डिंग की कोई दिक्कत नहीं, आप ओनर हो? नहीं सर ओनर तो नहीं है। तो क्या आप डीम्ड ओनर? डीम्ड ओनर भी नहीं। तो बाकी जो ओनरशिप की जो हमने कंडीशन पड़ी थी उनमें सेटिस्फाई करते हो? नहीं करता। तो बेटा आप सबलेट करके आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में गेन नहीं कर सकते। यही ये चैप्टर है, सबलेटिंग के ऊपर हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, एक बार जल्दी से रफ करके आपको मैं बता देता हूं। जो ओवरऑल कहने का मतलब क्या कि सबलेटिंग में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट। जो सबलेटिंग कैन नॉट बी चार्ज अंडर टैक्स अंडर फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, or that will be charged either income from other sources or either PGBP. That's it. So two conditions are satisfied. उसके बाद कोई छोटी छोटी कंडीशंस और हैं जो हमें प्रॉपर्टी का यूज क्या है वो सब एक बार हम अब जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है।
A property may be used for any purpose, but it should not be used for the owner for the purpose of any business or profession carried out में। अभी कोई उसने मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं रेजिडेंस के लिए यूज नहीं कर रहा, बट उसका मैंने ऑफिस बना दिया, अब मैं ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या वो टैक्सेबल होगी? भाई टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी पता नहीं, बट वो पर्पज बिजनेस के लिए यूज रहा तो विच इज चार्जेबल टू टैक्स मे नॉट बी यूज, सो इट शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर दिस पर्पज। अब इसके लिए एक केस भी आया था, रयाला कॉर्पोरेशन, ये केस लाए, यहाँ से आप इंपोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द इनकम अर्न्ड बाय एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट वुड बी टैक्सेबल अ बिजनेस इनकम नॉट एज इनकम फ्रॉम हाउस। ये हमने सब बता दिया था, इसके ऊपर पहले से डिटेल भी में हमने पूरा डिस्कस किया था। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। चलो देखो, पहले हम स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में यूज किया था कि एक बना लेते हैं, एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग है, पता नहीं क्या बन गया, इसको क्लीन करके थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। हाँ, तो ये एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर है, ठीक है, ये बहुत सारे फ्लोर है। एक बिल्डिंग हो रहा है, क्योंकि भाई मैं बिल्डर हूं और मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता हूं, ठीक है, और लेट आउट भी नहीं करता, मैं उनको बेचता ही हूं। एक बिल्डिंग और है मेरे पास, एक बिल्डिंग और है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। देखो ये बहुत ही ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आपको समझाने के लिए, एक्ट में कितना टर्मिनोलॉजी, तो बिल्कुल सिंपल से आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको रिलेट करोगे तो ये सब फ्लैट है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये मान लो 1 नंबर, ये ये सॉरी 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये है 1। अब आपने क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने लेट आउट पर्पज के लिए नहीं रखी, वो बेचने के लिए बनाई, आपने आगे सेल करने के लिए। आपने ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, बट 4 ही फ्लैट बिके नहीं। आपका स्टॉक इन ट्रेड है ये, तो यहाँ पे भी आपने ये बेच दिया, इसको भी बेच दिया, इसको बेच दिया, इसके 3 फ्लैट नहीं बिके, तो 4 इसके, 3 इसके, और इसमें आपने मान लो कि सारा का सारा बेच दिया, तो टोटल देखा जाए तो 7 फ्लैट आपके अनसोल्ड हैं, अभी बिके नहीं। तो अब क्या करें भाई, बिके नहीं, तो डिपार्टमेंट देखो कैसे, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, एक बार आप प्लीज एक बार इस सेक्शन को पढ़ो, उसके बाद में जो एग्जांपल हमने दिया इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वो पूरा समझ में आ जाएगा कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज इन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आल्सो, वो भी चार्ज करनी है। अब क्या है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में रखा है, उसकी एनुअल वैल्यू को नील मान लेंगे। एनुअल वैल्यू क्या होती है, उसको नील क्यों मानेंगे, नील मानने से क्या होता है, वो सब चीजें 1 मिनट के लिए आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसका कंप्यूटेशन का मैं तरीका आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा एनुअल वैल्यू क्या होती है, कैसे हम कंप्यूट करते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा मैं डिटेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन ये मान लो कि इतना समझ लो कि आपकी फर्स्ट, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये बिल्डिंग आपकी खत्म हुई बनके 31 जनवरी 2018 में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, अथॉरिटी देती है कि भाई आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। अब इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पर, कब खत्म होगा बेटा, 31/3/2018 को खत्म हो गया। चलो उसके बाद एक फाइनेंशियल ईयर और आया, वो कब आएगा भाई, 31/3/2019 को, ठीक है। इसके बाद एक और आएगा, वो कब आएगा, 31/3/2020 को। तो एक आसान सी भाषा में बोले ना, तो यहां तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपके प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद, इसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बेशक इसके ऊपर आपको रेंट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि यहाँ पे एसएससी को रेंट मिल रहा है, और उसको बेटा बोलते हैं नॉशनल रेंट, नॉशनल रेंट बोलते हैं उसको। आपके पास रेंट आ भी नहीं रहा, फिर भी आपको वहां पे पे करना पड़ेगा, उस टाइम पे जो आपकी एनुअल वैल्यू उसको नील नहीं मानेंगे,
तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं करी गई है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के मिलने के 2 साल के पीरियड तक मिलने के, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, इस ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तभी इसके बाद 2 साल तक आपकी वैल्यू पे टैक्स रहेगा नील। लेकिन उसके बाद ये नील नहीं रहेगा, उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था इसका बेसिक चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी की बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं, आपको कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसके हिसाब से फिर आगे आने वाले कंसेप्ट बनेंगे। तो हम इससे आगे वाले चैप्टर में या तो हम पढ़ेंगे कंपोजिट रेंट के बारे में, जो कि ये रहेगा कंपोजिट रेंट का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वन ऑफ द इजी चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, बस कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमेशा हमको पजल करते हैं और दिक्कत क्रिएट करते हैं। वो सब चीजें अगर हम शुरू से अगर बेसिक से ही अगर उसको अच्छे से समझ में लगेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिए कैसा लगा, हम इसकी क्वालिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको क्या ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए, आपको आप अगर कोई क्यूरी भेजना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज डोंट हेजिटेट और डोंट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। ओके, टेक केयर।